क्या हाल चाल हैं? पिछली क्लास में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन किया है हमने और रिएक्शंस सोन बाय कार्बोकेटाइन किया था। ठीक है, याद है आपको? कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में क्या पढ़ा था? रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हमने रिएक्शन सोन में आगे पढ़ा था कॉम्बिनेशन और एलिमिनेशन। ठीक है, ये पढ़ा था। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम होमवर्क से चालू करेंगे। तो मैंने आपको जो दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए थे, होमवर्क में थे वो, तो हम उन्हें करने जा रहे हैं। सो चलिए सारे लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे और वो आपको करने थे। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन था। क्या है 56 क्वेश्चन में? 7 की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, और देख सकते हैं यहाँ पर ये OH है, ये प्लस है। ठीक है, याद है आपको? हाँ, ये 7 की रिंग है, ये एक्सपेंड होना चाहती है और ये क्या लेकर आया है अपने साथ में? OH। याद है? डोनेशन, एल्कोहल, क्योंकि ये इलीगल काम करना चाह रहा है। 1 2, तो बताओ इधर होगा या नहीं होगा एक्सपेंशन? हो जाएगा, क्योंकि ये सही चीज डोनेशन में लेकर आया है। तो ये देखिए 2 से एक सेगमेंट उठकर इधर आ जाएगा और आपकी ये रिंग 8 की हो जाएगी। ये देखें, और इस केटायन का सपना पूरा हो जाएगा। इस केटायन का क्या पूरा हो जाएगा? सपना पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि हमने किया है, हर केटायन का एक सपना होता है कि बैक बॉन्डिंग करे, लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करे। ऐसे ही सेम हम बात करेंगे 57 क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस दोस्त यहां पर वो और बेहतर चीज लाया है। नाइट्रोजन और बेहतर है क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो और जल्दी और आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। तो मेरे भाई सेम 1 2 से ये 1 पर माइग्रेट, और आपको मिलेगा फिर से 7 से 8 की रिंग। देखो इलीगल है, 8 की रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती, लेकिन हमने क्या किया है? TS स्टेबलाइज किया है। जो मैं बोल रहा हूँ TS को हमने स्टेबलाइज किया है, उसी को मैं बोल रहा हूँ कि लोन पेयर से हमने उसे रिश्वत दी है ताकि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल हो जाए तो हम ये इलीगल काम कर सकते हैं। हम किधर से किधर जा सकते हैं बताइए जरा? हम 7 की रिंग से 8 की रिंग में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं और बात करूं तो 59 क्वेश्चन हमने था वो कर लिया था। 59 क्वेश्चन कर लिया था। 60th क्वेश्चन है हमारे पास एक, 60th क्वेश्चन 58 भी कर लिया था, 59 भी कर लिया था। 60th क्वेश्चन जो है वो आपका 4 की रिंग है और 4 की रिंग पर प्लस चार्ज है। मेरे भाई याद करो, हमने रिंग एक्सपेंशन में एक चीज पढ़ी थी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन वाली। लॉजिक पर चलते हैं, पहले ये 1 और ये 2। ठीक है, इधर भी 2 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, 1 2 या 1 2। अब 2 से कुछ उठाओ, ये देखिए 2 से कुछ उठाकर मैंने 1 पर डाल दिया। देखिए क्या बना भाई साहब, सारी बात देखना। जिसे उठाया है उसे ड्रॉ मत करो। इसे उठाया, देखो हमने यहां ड्रॉ नहीं किया। अब ये वाला कार्बन इससे जुड़ जाएगा, जोड़ दो जनाब, +1 से 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। इसे पहचानो, ये है कौन? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। आपको पता है सिग्मा रेजोनेंस की वजह से ये बहुत स्टेबल होता है। और क्या तुम्हें याद है, रिवर्सिबिलिटी मैंने बताई थी इस केटायन रीअरेंजमेंट में, मैंने रिवर्सिबिलिटी बताई थी, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसलिए मैंने बताया था आपको। ओके, सो ये हमने किया। पहले हमने इससे ये किया था और आज हमने इससे ये किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन का शानदार एग्जांपल है। एक और अच्छा क्वेश्चन था 61, 7 की रिंग दी थी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यहां आपने डोनेशन का काम क्यों नहीं किया? अरे यार 7 की रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर 6 में जा रही है, ये तो लीगल काम है ना। 7 की रिंग 6 में जा रही है तो लीगल काम है, तो यहां कोई फाइट होनी नहीं चाहिए। जरा देखो, ये 1 ये 2। अब एक बच्चे ने मुझे एडवाइस किया कि 2 से मिथाइल उठा के 1 पे डाल दो, 2 से मिथाइल उठा के 1 पे डाल दो। अरे भाई साहब, अगर मैंने ऐसा किया तो 2 मिथाइल यहां आ जाएंगे, प्लस वहां चला जाएगा। तो देखो यही तो है,
एक मिथाइल पे प्लस, 2 मिथाइल बाजू में, जब एक मिथाइल इधर आ जाएगा तो 2 मिथाइल इधर, एक मिथाइल पे प्लस। तो मेरे भाई सेम से सेम बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो 1 से 2। अब 2 से मिथाइल उठाकर डालने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखो आप देखो, अगर हम मिथाइल उठाएंगे इधर करेंगे तो प्लस यहाँ जाएगा, तो 2 मिथाइल और मिथाइल प्लस। तो भैया 2 से कुछ ऐसा उठाओ जिससे कुछ नया बने, ये उठकर इधर आ जाएगा, रीअरेंजमेंट। और हमने तरीका आपको बताया ही है कि जिसे उठा रहे हो, पीछे वाले जिसे उठा रहे हो उसे मत ड्रॉ करो। ये देख लो, ये देखो, जिसे हमने उठाया, देखो इस बॉन्ड को हमने उठाया, इसे हम नहीं बनाएंगे, बाकी सब बनाना है, बाकी सब बनाना है दोस्त। तो बताओ ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा और बदले में प्लस चार्ज आपका 2 पर चला जाएगा। अब जनाब ये है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन आपकी निगाहें इसे देख पा रही हैं या नहीं, ये रिंग 6 की है। 1 2 3 4 5 6, ये है आपकी 6 की रिंग। और 6 की रिंग में आप देखें तो आपको एक 3 डिग्री कैटायन मिल रहा है, ये देखिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर यहां पर आ गया। खूबसूरत एग्जाम्पल है भाई। तो आई होप ये कर लिया आपने। चलिए इसके बाद हमने कॉम्बिनेशन एलिमिनेशन किया था। कॉम्बिनेशन एलिमिनेशन याद है आपको? उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम करते हैं। एक क्वेश्चन था ये आपका, इसे हटा देता हूं। एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में जो था वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, यहाँ डैश डैश था और यहाँ पर प्लस था और एरो के ऊपर ROH। ये है अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल जानते ना, न्यूक्लियोफाइल होता भाई साहब, न्यूक्लियोफाइल होता। ये न्यूक्लियोफाइल है जनाब और ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इसे दोनों साइड से, टॉप और बॉटम प्लेनर है तो दोनों साइड से अटैक होगा। और जब दोनों साइड से अटैक होगा जनाब, तो ये तो डैश डैश है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर ये प्लस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। अब देखो 2 केस हैं, अगर ऊपर से आया तो मेरे भाई ये बनेगा, देख लो देख लो। और अगर नीचे से अटैक हुआ, डैश डैश डैश, ये पता है ना, वेज मतलब अप, और ये डैश 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 मतलब ये आ गया आपका ORH, ये प्लस। ठीक है, क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं। अब बताइए ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज हटाने के लिए क्या छोड़ देगा, H प्लस। क्या छोड़ देगा, H प्लस। तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा, ये देखिए, सॉरी R आएगा, H हटा R। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने H क्यों हटाया, R क्यों नहीं हटाया। H प्लस ईजिली सॉल्वेंट खींच कर ले जा सकता है, H प्लस ईजिली सॉल्वेंट खींच कर ले जा सकता है, इसलिए पूरी ऑर्गेनिक में आप देखेंगे ऐसी सिचुएशन पर H प्लस रिलीज हो जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसे यहां से डीप्रोटोनेट करा लेते हैं, निकाल लेते हैं, प्लस। जनाब इसे देखो, ये तो डैश, ये डैश है, पीछे वाले समझ रहे हो ना, ये डैश है और ये भी डैश है, पीछे वगैरह सब डैश, ये देखिए। और अगर आप देखें तो ये क्या है, ये क्या है जनाब, ये है ट्रांस, और ये क्या है, ये है सेस। आपसे कोई पूछ ले टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो जनाब 2, 1 1 2 प्रोडक्ट्स हैं ये आपके सामने। ये कॉम्बिनेशन में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है, पक्का। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, वो क्वेश्चन जो मैंने सबसे लास्ट में दिया था आपको, जिसमें मैंने अल्फा H पूछे थे, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कई लोगों ने सही जवाब भी दिया था, कई लोगों ने सही जवाब दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद आया क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये देखिए, ये प्लस चार्ज, क्लियर। और मैंने आपसे पूछा था कि ये चलिए इसे अभी थोड़ी देर बात करेंगे, पहले कॉम्बिनेशन को आगे कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं।
ये जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब हम इसे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया था। हमने आखिरी में किया था एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में की थी 2 रिएक्शन, जिसमें पहली रिएक्शन में 1 एल्कीन बनी थी और दूसरी रिएक्शन में आप देखें, कॉपी देखें, 3 एल्कीन बनी थी, 1 ब्यूटीन, 6 ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन। चेक करें जल्दी से, ये हमने लास्ट जो एलिमिनेशन का क्वेश्चन किया उसमें था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। एलिमिनेशन के अगले जो 3 क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया वो ये देख लें, मैं वही वाला ले रहा हूं जो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस लिए थे, मैं वही वाले यहां ले रहा हूं, ये प्लस चार्ज, और यहां पर मैंने ले लिया OSO3H-। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, और एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ये डैश, सेम वही वाले क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन वाले, ये और ये है OSO3H-। क्लियर। ये कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पर कुछ वाटर और अल्कोहल लिया हुआ है। यहाँ मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन में अक्सर कंजुगेट बेसिस होते हैं, बल्कियर इन साइज होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए ये जुड़ना कम प्रेफर करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं। और क्या क्या मेथड, क्या तरीका बताया था कि जहां प्लस चार्ज है, ध्यान से देखो, जहां प्लस चार्ज है उसका बाजू वाला कार्बन अल्फा, जहां प्लस चार्ज है उसका बाजू वाला कार्बन अल्फा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाजू वाला कार्बन क्या है दोस्त, अल्फा है। चलिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, आई होप आप में से किसी को कोई समस्या नहीं है। एक H इधर, एक H इधर मैंने बना लिया, ठीक है। अरे ऐसे घुमा लो यार, क्या दिक्कत है भाई, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। OSO3H-। एलिमिनेशन याद करो, ये चुरा ले जाएगा इस H को, और एक केस ये भी है, देखो बराबर 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 पॉसिबिलिटी है दोस्त, 50% इधर तो 50% इधर। मेरे भाई अगर ये H निकला तो आपको याद है इधर डबल बॉन्ड आएगा, एलिमिनेशन पढ़ा था आपने, 2 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वही कर रहा हूं। ये H प्लस हटेगा, यहां माइनस आने लगेगा, माइनस प्लस बॉन्ड बनने लगेगी, तो जनाब एक आंसर जो मिलेगा आपको वो ये एल्कीन मिलेगी, इधर इधर, और इधर वाला H इक्वल प्रोबेबिलिटी, सुनना इक्वल प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है यहां पर उसमें डबल इधर मिलेगी। क्लियर। अब ये जो 2 डबल बॉन्ड हैं ये आप देख सकते हैं मेरे भाई, ये क्या हैं, मिरर इमेज, दिखते एक जैसे हैं बट ये सिंगल नहीं है, ये है कपल, ये है एनेंसियोमर। क्या है दोस्त, एनेंसियोमर। और यहां से अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ एल्कीन कितनी मिली है, तो जवाब आपको देना होगा टोटल नंबर ऑफ एल्कीन मिली है 2, 1 और 1 2, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं एनेंसियोमर्स हैं, कायरल सेंटर, और ये मिरर इमेज साफ साफ दिख रहा है। तो ये एलिमिनेशन की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहां देखें, सेम काम यहां कर लो, अगर इस अल्फा से मैंने H हटाया, आप इसे भी घुमा सकते हैं, घुमा के बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ये दिख रहा है, एक ये एल्कीन आ जाएगी, एक ये एल्कीन आ जाएगी ऊपर, और बताइए एक क्या आ जाएगी, ये इधर। आप बताओ, इनमें 2 आंसर हैं, क्लियर 2 आंसर है, इनमें रिलेशन बताओ क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, चलिए गेस करिए इनमें रिलेशन क्या है। 2 ही हैं ये, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन नहीं चेंज हुई, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन तो 2 ही है, इनमें रिलेशन। अब अगर आपको लग रहा है एनेंसियोमर, डायस्ट्यूमर, ये वो, तो गलत लग रहा है। ध्यान से देखो, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, पोजीशन आइसोमर्स हैं ये स्टीरियो नहीं है दोस्त, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। आप देख सकते हैं मिथाइल की पोजीशन जो है वो चेंज हुई है। अब आप कहोगे यार ये क्या लॉजिक है, मैं कहूंगा डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। यूजुअली डबल बॉन्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप में आता है तो मैं साइड चेन की पोजीशन को चेंज होते हुए बोलता हूं, बस इतना फर्क है, ठीक है। आप बोल दो यार ठीक है उसकी पोजीशन आइसोमर तो है ना, तो भैया ये है, देखो अपने को इतना ही करना होता है, हमें एलिमिनेशन में मात्र इतना ही करना होता है। अब एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछूंगा, एक प्रश्न ये रहा आपके हवाले, हाँ इस पे है OSO3H-। सारे लोग देखें और अपने मन में एक आंसर कैलकुलेट करें
इस पर कितनी एलिमिनेशन से कितनी एल्कीन आएंगी। 30 सेकेंड्स लें, ठीक है, 30 सेकेंड्स, और बताएं इस केटाइन पर जब HSO4 माइनस अटैक करेगा तो कितनी एल्कीन मिलेंगी। ठीक है, ध्यान से सुने सारे लोग, कितनी एल्कीन मिलेंगी, जवाब देना आपको। सोच लीजिए, निकाल लीजिए दिमाग में निकाल लीजिएगा। मैं आंसर बताऊंगा तो मैच कराइएगा, ठीक है, मैं आंसर बताऊंगा तो मैच कराइएगा। कॉपी पेन उठाओ, लग जाओ, क्वेश्चन को निपटा दो, ठीक है बेटा। हाँ, आपको बताना है, पहले तो क्या करेंगे, अपना वही पुराना कॉन्सेप्ट, प्लस के बाजू में कितने अल्फा हैं। अब आप कहोगे सर 3 अल्फा हैं, बात आप गलत नहीं बोल रहे हैं, 3 अल्फा हैं, इधर भी आजू बाजू और ये एक और देखें बीचों बीच, ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम है, सिमिलियर हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, आपको अगर डाउट है तो सारे अल्फा पे एल्कीन बना लो, आखिरी में देख लो सेम दिख जाएगा, ठीक है। तो एक काम क्या होगा जनाब, आपने किया जरूर होगा, एक तो इधर से छट सकता है, एक इधर से छट सकता है, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं कि ये सेम है तो आपकी कोई टेंशन नहीं, आप इधर से भी बना लो। अगर मैं ये वाला है छटाता हूं तो क्या आपको ये एल्कीन मिलेगी, देख लें। अच्छा, अगर मैं इधर से छटाता हूं तो क्या ये एल्कीन मिलेगी, क्या आप देख लो, ये दोनों सेम हैं सेम, प्लस ये वाला है छटाता हूं, ये एल्कीन मिलेगी, देख लो, ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ एल्कीन, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन जो यहां मिली हैं, जवाब फिर से दो, वही 2, देख लें 2 ही आंसर है। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये आपने देख लिया था कि दोनों सेम है, अगर आप पहले से देखिए, थोड़ा सा शुरुआत में आप हर पॉसिबिलिटी को बना के चेक करें, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इससे पहले हमने ये प्रश्न किया था, अब उसके हिसाब से मैं ये अल्फा भी सेम लग रहा था, अब ये अल्फा सेम लग रहा था, अगर मैं एक छोड़ देता तो आप आंसर तो एक ही बताते आंसर, लेकिन आपको पता है, बना लो, उसके बाद चेक करो सेम है या अलग अलग। मेरे भाई अलग अलग हैं ये, इसे कितना भी पलटो ये नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो, इससे ये नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि हम ड्रॉ कर लें और उसके बाद देखें वो सेम है या डिफरेंट। जब आप ऐसे 20, 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपकी नजर इतनी तेज हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखकर तुरंत बता देंगे कि भाई ऐसा है कि ये जो है ये सेम है, सेम आंसर देगा, ठीक है। अभी तो आप बनाकर करें, ठीक है। तो यह यहां कितनी एल्कीन है, 2, एक इस अल्फा से, एक इस अल्फा से। अब एक टर्म आएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार टर्म आएगा, वो टर्म बहुत इजी है, आसानी से सीख सकते हैं आप लोग, ध्यान से सुने और एक झटके में सीख लें, हमेशा के लिए। ऐसे केस में इस अल्फा को देखो, आप देखो, सारे लोग अल्फा को देखो, और इस अल्फा पे कितने एच हैं, क्वेश्चन सुनो सारे, इस अल्फा पर कितने एच हैं ये बताना है आपको। ये मिथाइल है तो मेरे भाई यहां है 3 एच, कितने हैं, 3 एच, देख लो 3 है, और इस वाले अल्फा पर कितने एच, 2 एच, एक जगह 3 एच है, एक जगह 2 एच। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, एक जगह एच ज्यादा है और एक जगह एच कम है, तो हाइड्रोजन के नंबर हायर कहां है, ध्यान से सुनना, मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं, हाइड्रोजन के नंबर H से हायर होता है, तो हाइड्रोजन के नंबर हायर कहां पर है, हायर लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में या राइट में, आजू या बाजू, हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा कहां है, लेफ्ट में या राइट में, ये आपको देखना है। और अगर आपका मन कहता है कि भैया ये तो लेफ्ट में ज्यादा है, लेफ्ट में हायर है, मैं हायर बार बार बोल रहा हूं, उसका लॉजिक है, आपने कहा हाइड्रोजन के नंबर लेफ्ट में हायर हैं, अगर हाइड्रोजन के नंबर लेफ्ट में हायर हैं तो हमने इसे हॉफमैन, क्या बोल दिया, H से, याद रखने का तरीका, H से अगर हाइड्रोजन हायर हैं तो हॉफमैन वर्ड आता है, अभी बताऊंगा क्या है ये पूरा वर्ड, बस आप ध्यान से सुनो। जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, सारे ध्यान से सुनो, जहां, मेरे साथ बोल सकते हैं आप, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हैं, हायर हैं, H से हायर, H से हॉफमैन। और बताइए हाइड्रोजन के नंबर की शॉर्टेज कहां पर है, S से शॉर्टेज कहां है, ऑब्वियसली यहां हायर है तो इधर शॉर्टेज है, और जनाब इधर शॉर्टेज है तो एक बहुत पॉपुलर वर्ड है
वो है सेटजेफ। क्या है? सेटजेफ। तो H से हायर, जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हैं वहां हॉफमैन वर्ड यूज होगा। अगर हम उधर से एलिमिनेशन कर रहे हैं, उधर से एल्कीन बना रहे हैं, तो वर्ड आएगा हॉफमैन, बिकॉज हाइड्रोजन ज्यादा हैं। और जहां हाइड्रोजन की नंबर, हाइड्रोजन शॉर्टेज है, हाइड्रोजन कम है, शॉर्ट है, वहां पर वर्ड आएगा एस सेटजेफ। दरअसल ये दो ऑर्गेनिक के टर्म्स हैं। इसमें बोला जाता है हॉफमैन एलिमिनेशन और सेटजेफ एलिमिनेशन। आप ध्यान से देखें, ऐसा वर्ड होता है कि भैया आपने हॉफमैन एलिमिनेशन किया या सेटजेफ एलिमिनेशन किया। ऐसा कई क्वेश्चन में, प्रश्नों में, थ्योरी में पूछा जाता है या बात होती है। हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब ऐसे अल्फा से H निकालो जहां H का नंबर ज्यादा है। व्हाट अबाउट सेटजेफ? ऐसे अल्फा से H निकालो जहां H की संख्या कम है, शॉर्टेज है उसकी। ठीक है, अब आप कहोगे इससे इधर भी कुछ फर्क पड़ता है। हाँ भाई, इधर देखो, ये जो है, अब इन दोनों में, इसमें और इसमें एक सेटजेफ एल्कीन है और एक हॉफमैन एल्कीन है। आपको बताना है, 10 सेकंड दिए आपको, जाइए कर लीजिए ये प्रश्न, बताइए हॉफमैन एल्कीन कौन सी है और सेटजेफ एल्कीन कौन सी है। ये एक बड़े गोले में, अबे बड़े गोले में बड़ी नहीं है, दो है, दोनों सेम है, पता है ना आपको, समझाने के लिए दो बना दिया था। अबे ये इक्वल टू है, इसे डबल बॉन्ड मत मान लेना, ये इक्वल टू है, ये दोनों बराबर हैं। हाँ, तो प्रश्न ये था कि हॉफमैन कौन सी है, सेटजेफ कौन सी है। क्या बोलते हैं, पहली कौन सी है? हाँ, पहली कौन सी है, बोलो बोलो, पहली वाली बताओ। हॉफमैन, पहले वाली है हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन पहली वाली है, हॉफमैन एल्कीन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सेकंड वाली कौन सी है? अब एक ही बचा है यार, क्या कर रहे हो, एक ही तो बचा है, और वो है सेटजेफ, सेटजेफ एल्कीन। अच्छा, कई जगह पर पता है, कई बुक्स में क्या लिखा होता है, सेटजेफ के साथ एक और नाम, इसका अल्टरनेट नेम है, सेटजेफ के साथ एक और नाम चलता है जेटसिव, ZAITSIV, जेटसिव। सेटजेफ हो या जेटसिव हो, एल्कीन नाम है भैया, आपका भी नाम है, आपने बहुत नाम सुने होंगे, वैसे इसका भी नाम है, कैटेगरी है। सेटजेफ एल्कीन या हॉफमैन एल्कीन इज ए कैटेगरी ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं इस पे, आप आराम से कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। एक प्रश्न पूछूं आपसे, बताइए आप लोग, सेटजेफ और हॉफमैन एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पूछ रहा हूं आपसे, बता दो, देख लो देख लो, सेटजेफ और हॉफमैन एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हाँ बोलिए, कैसे देखते हैं स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? बोलिए। देखिए, चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे रेडिकल हो या एल्कीन हो, स्टेबिलिटी देखने का फंडा सिंपल। ठीक है, यूजुअल तरीका बता रहा हूं, मोस्टली यही होता है। रेजोनेंस देखो कि भैया रेजोनेंस है या नहीं है, जैसे इन दोनों में नहीं है, ना इसमें रेजोनेंस है ना इसमें रेजोनेंस। फिर क्या था? हाइपर कंजुगेशन। क्या था? सेकंड क्या था? रेजोनेंस के बाद क्या था? रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था, उससे नीचे था हाइपर कंजुगेशन, सबसे नीचे इंडक्टिव, वहां तक तो पहुंचे नहीं, पहले हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस है नहीं, ना इसमें है ना इसमें, तो हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। और हमें पता है जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। क्या बोला मैंने? जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। इसके, इस एल्कीन के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 3, 2, 5। क्लियर? इसके क्या निकालोगे? सेम है भैया, बराबर होंगे 3, 2, 5। इसके बोलो बोलो बोलो, 3, 3, 3। ठीक है, अब आप कहोगे सर पहले तो हमें ये बताओ कि कौन से एच गिन रहे हो आप? अरे बहुत आसान है भाई, देखो 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 देखो, डबल बॉन्ड को एक ऐसे डब्बे में बंद कर लो, सर्कल में बंद कर लो, ऐसा बंद कर लोगे आप, बंद कर लोगे, और उसके जस्ट जुड़े हुए कार्बन के एच गिनने हैं, जस्ट जुड़े हुए कार्बन के एच गिनने हैं। ये नहीं गिनेंगे, ये नहीं गिनेंगे, देखो इसे जस्ट जुड़े वाले को अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना,
तो इसके अब अल्फा में इसलिए नहीं बोल रहा हूं, इधर भी अल्फा यूज हुआ है इसलिए जस्ट जुड़ा हुआ, इधर जुड़ा है कार्बन 3, इधर जुड़ा है कार्बन, आगे कार्बन उसे नहीं देखेंगे, ये कार्बन इस पर 2 3 2 5, ये जुड़ा है डायरेक्ट, ये जुड़ा है डायरेक्ट, ये जुड़ा है डायरेक्ट, 3 3 3, इसके हैं 9 अल्फा एच, इसके हैं 5 अल्फा एच, 9 अल्फा एच 5 अल्फा एच। तो आप देखिएगा सर्जेफ एल्कीन पूरी केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल होती है हॉफमैन से। क्लियर? क्या होती है? स्टेबल होती है हॉफमैन से। तो हम अक्सर देखेंगे ऐसा कई जगहों पर मिलेगा। तो मैं कुछ बातें लिखूंगा इसी से रिलेटेड, सारे लोग ध्यान से देखें। एलिमिनेशन रिएक्शन कब कब फेवर होती है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। एलिमिनेशन कॉम्बिनेशन दो पढ़ा, केटायन आपका बनने के बाद रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो हो गया, उसके बाद या तो कॉम्बिनेशन से आंसर देगा या एलिमिनेशन से आंसर देगा। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब एलिमिनेशन कब कब होता है ये मैं बता रहा हूं। एलिमिनेशन रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर। अब यार ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं बताता हूं। अल्फा पोजीशन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हो ना, ये HSO4 माइनस H निकालता है ना, और H निकाल ले हो तो भैया उसके लिए तो सपोर्ट चाहिए ना। तुम सिग्मा तोड़ के पाई बना रहे हो तो भाई साहब इसके लिए तो आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट, और वो सपोर्ट यहां पर हो रहा है। देखें एलिमिनेशन रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर। तो मेरे भाई ये बहुत क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, अक्सर जो चीजें यूज होती हैं लाइक कॉन्सनट्रेट H2SO4, उसी का काउंटर पार्ट है ये, कॉन्सनट्रेट H3PO4 इज यूज्ड, ये यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, बहुत जगह मिलेंगे आपको। तो अभी हम इसके बाद रिएक्शन ही चालू करने वाले हैं, यू वुड गेट इट कि रिएक्शन में कैसे यूज होता है, ठीक है। अगर देखो, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा है, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा है और डेल्टा नहीं भी दिया तो भी एलिमिनेशन होगा, समझ लो आप, ठीक है। किस रिएक्टेंट पर होगा, कैसे होगा, वो हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। यहां मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं। इन प्रेजेंस ऑफ X माइनस, आपको पता है X माइनस क्या होता है? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये कभी मौजूद हैं, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। क्या होता है दोस्त? कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों है मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूं, तुम्हें एक झटके में याद आएगा। इन्हें पहचानो, ये हैं कौन? ये हैं वही 4 आयन जिसे हमने न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा था और जिसमें हमने डिफरेंट सॉल्वेंट्स में इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर की थी। याद है आपको? याद है? पोलर, शुरुआत कहां से किया था? नॉन पोलर सॉल्वेंट में मैच कराया था, क्रिकेट मैच, आई जीत गया था, याद है आपको? पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक याद है? इसे तो घेर लिया था वाटर ने, फिर ये जीत गया था। पोलर अप्रोटिक में ये जीत रहा था। तो ये जो है इन्हें हम न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में स्टडी करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल हैं तो ये प्लस पर जुड़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? प्लस पे जुड़ते हैं। तो ये जनाब क्या है? ये न्यूक्लियो, मैं यहां अलग से पॉइंट लिखा देता हूं, ठीक है, मैं अलग से पॉइंट लिखा देता हूं। फोर्थ, न्यूक्लियोफाइल्स are used in combination, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं कॉम्बिनेशन में, और एलिमिनेशन में क्या यूज होता है? बेसिस आर यूज्ड इन एलिमिनेशन। अरे अब आप कहोगे ये कैसे डिसाइड कर लिया आपने, ये कैसे डिसाइड कर लिया कि एलिमिनेशन में बेस आता है? अरे भैया ये जो है ये लेने क्या आया है? H, और आपको पता है ये H प्लस लेने आया है, और जो जो H प्लस लेने आएगा हम उसे बेस ही बुलाएंगे। समझ में आया? ये H प्लस लेने आया है तो बेसिस जो हैं वो एलिमिनेशन में यूज होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक और बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, दैट इज कि सर्जेफ हॉफमैन क्या है, ठीक है, उसे भी लिख लेते। सर्जेफ हॉफमैन पता है, फिर भी लिखेंगे अपन। तो सर्जेफ एलिमिनेशन या सर्जेफ एल्कीन लिखते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। सर्जेफ एल्कीन,
सो बताइए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन जहां क्या हो, ज्यादा हो या कम हो, हायर हो या शॉर्टेज हो, एस से एसएडजेफ, एस से शॉर्टेज। तो बताइए डेफिनेशन बताइए, आप बताइए। एल्कीन, हाँ, फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन, सही है, ऑफ H, ठीक है। एल्कीन जो बने H के हटने की वजह से, जहां कम H हो, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम दैट alpha site, which contain बोलो बोलो क्या, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये है सेडजेफ की परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है। ये तो यार साफ नहीं कर रहा, गंदा कर रहा है, तो ये भी कुछ खास नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ओके, तो क्यों ना मैं आपसे हॉफमैन, आप लिख लेंगे हॉफमैन की डेफिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे आप, बोलो बोलो, हाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे चालू हुआ, एल्केन फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम दैट अल्फा साइट विच कंटेन हायर, सही है, हायर या हाईएस्ट जो भी उस कंपाउंड में होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपल, कितना आसान है। मुझे लगता है एक नोट में और पॉइंट लिखना चाहिए, वो ये कि सेडजेफ और हॉफमैन में यूजुअली कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, बताओ बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ क्या निकाला था अपन ने, जिसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, अल्फा H सेडजेफ में आए थे ज्यादा और आएंगे ज्यादा, आप देखिएगा मोस्टली जब सेडजेफ और हॉफमैन बन रहा होगा अल्फा H सेडजेफ में ज्यादा होंगे ही होंगे। तो मैं नोट में मैं लिख देता हूं, ठीक है। बताइए क्या है, सेडजेफ एल्कीन is more stable than, हाँ सेडजेफ एल्कीन is more stable than हॉफमैन एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन। आप देखिए यूजुअली लगा लें, क्योंकि 98% केस में तो ये बिल्कुल सत्य है। अब आपका दिमाग 2% के लिए भागेगा कि वो कौन से 2 केस हैं, 2% केस हैं जहां सेडजेफ हार जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो इसका आंसर मैंने शायद थोड़ी देर पहले बोला था, एल्कीन की स्टेबिलिटी पहले रेजोनेंस से देखी जाती है। अगर हॉफमैन में रेजोनेंस हो और सेडजेफ में ना हो तो उस केस में सेडजेफ में ज्यादा अल्फा H होने के बावजूद वो क्या हो जाएगा, बोलिए कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो केस आएगा। तो अभी बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई, 98% केस में सेडजेफ ज्यादा स्टेबल होगा, रिलैक्स रहें, वो वाला क्वेश्चन बोर्ड पर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा भैया देखो ये वाला केस है, ठीक है। ओके, सो देख लें हमने नोट में क्या क्या पॉइंट लिखा है। हायर टेम्परेचर चाहिए क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तोड़कर वीक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, एलिमिनेशन रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट क्या है बताइए, H2SO4 या H3PO4 आप देखेंगे कई केसेस में यूज होता है फॉर एलिमिनेशन। अगर X माइनस हैं, हेलोजन एनायंस हैं, हेलोजन आयंस हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज होते हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन में न्यूक्लियोफाइल, एलिमिनेशन में बेस, सेडजेफ आपको आता है, हॉफमैन बहुत अच्छी तरीके से आता है, और ये पता है कि यूजुअली हॉफमैन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है जनाब, पढ़ जाएं। और इसी के साथ हमने पूरा जो एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कार्बोकेटायन में, लीविंग ग्रुप बनाकर रिलीज करा के केटायन बनाना, केटायन बना के रीअरेंजमेंट कराना, रीअरेंजमेंट करा के कॉम्बिनेशन या एलिमिनेशन कराना, ये सब हमको आता है, ठीक है। सो अब हम चालू करेंगे एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा है वो सारी चीजें काबिलियत अब आपको यहां पर यूज करनी है, मैं हटा रहा हूं इसे, ठीक है ना। अब हम करेंगे रिएक्शंस, तैयार हो जाइए, एकदम कमर कस लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट। अच्छा हम जो करेंगे उसमें नया कुछ नहीं है, वो सब कर चुके हैं, सब कर चुके हैं हम जो करने जा रहे हैं, इसलिए एकदम रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। चलिए पहली रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, मैं एक प्रश्न आपको दूंगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन हम मिलकर करेंगे।
हम दोनों लोग मिलकर करेंगे, आप उधर से और मैं इधर से। चलिए, ये प्रश्न मैंने आपको दिया, ये देखिए। देखते ही आप खुश हो गए, ये तो सर अपने काम की चीज है, ये तो अल्कोहल है, हाँ, फेवरेट चीज, कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या कोई लिविंग ग्रुप है? ध्यान से सोचो, लिविंग ग्रुप हमने पढ़ा था, जो चीजें हमारी कॉपी में आ चुकी हैं वही लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। क्या इस कंपाउंड में लिविंग ग्रुप है? बस आपको इतना सोचना है, सोच लीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। क्या इसके पास लिविंग ग्रुप है? जवाब है नहीं। याद है मैंने बोला था ROH, एल्कोहल को आप R+OH- में नहीं तोड़ सकते, आपके लिविंग ग्रुप में लिखा हुआ। ROH को आप RO- और H+ में भी नहीं तोड़ सकते, ऑर्गेनिक में तो एटलीस्ट नहीं तोड़ सकते। OH को लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या यूज करते थे? चलो याद करो, जल्दी याद करो। एल्कोहल को लिविंग ग्रुप बनाने के लिए एक कुछ लेकर आते थे, गेस करो क्या? एजेंट प्रोटॉन, बिल्कुल सही। क्या लेकर आते थे? एजेंट प्रोटॉन, H+। याद आया आपको? हाँ, देखिए H2SO4 में एजेंट प्रोटॉन है। H2SO4 में क्या है? एजेंट प्रोटॉन, ठीक है। और ये सारा का सारा हम देखो रिएक्शन के आखिरी तक जाने वाले हैं, कमर कस के एक बार ध्यान से देखिए, 2 मिनट, ठीक है, सारी रिएक्शन आपकी हो जाएगी। मैं आपको जो बता रहा हूं वो सारे लोग ध्यान से देखिए। मैकेनिज्म होता है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कैसे गया होगा, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। तैयार? ओके, चलिए, मैं ये रिएक्शन की मैकेनिज्म एक इवेंट, एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाऊंगा, आप एंजॉय करेंगे, उसे टेक्निकली भी रिलेट करिएगा। स्टोरी तो है ही अपनी जगह, टेक्निकली भी रिलेट करिएगा। देखिए, ये क्या है? दुनिया जानती है H2SO4 है सर, सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, एग्रीड मेरे भाई, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारी बातें सही है। मैं इसे ऐसे मानता हूं कि एक फैमिली है, ये फैमिली है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर है। सल्फर जो है वो उनका मुखिया है, घर का मुखिया है। अब इतनी बड़ी फैमिली, 4 इधर, 2 इधर, 1 इधर, इतनी बड़ी फैमिली है भाई साहब, लड़ाई झगड़े लगे रहते नहीं लगे रहते? बताओ। एक दिन इन सब ने मिलकर एक H को खूब मारा और उसके इलेक्ट्रॉन छीन कर उसे भगा दिया, उसके इलेक्ट्रॉन छीन कर उसे भगा दिया, H+ एंड HSO4-। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन भी, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी छीन लिया, उसके सर पे प्लस वाली टोपी पहना दी और उसे कहा गेट आउट, गेट लॉस्ट एंड डैश डैश डैश, बहुत कुछ बोला, अपन डैश डैश पे नहीं जाते। तो ये इसे भगा दिया। अब मेरे भाई ये H+, हताश, उदास, निराश, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई साहब इसके पास, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे अकेला छोड़ दिया गया। ये हताश, उदास, निराश। और आपको पता है जब आदमी हताश, उदास और निराश होता है तो अक्सर वो कहां चला जाता है? क्या आप समझ पा रहे हैं? कहां चला जाता है? हाँ, अब देखिए, ये ऑर्गेनिक सिखा रहा हूं मैं, इधर उधर और कुछ मत समझिएगा। ये H+ ये भी चला गया, अल्कोहल की शरण में चला गया। अरे ये अल्कोहल की शरण में इसलिए नहीं गया जो आप सोच रहे हैं, इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत थी, ये इलेक्ट्रॉन चाहता था और इसे अल्कोहल के ऑक्सीजन पर लोन पेयर दिख गया, लोन पेयर दिख गया। और मेरे भाई इसने जाते ही बोल दिया गिव मी लोन पेयर। आपको याद है ये एजेंट प्रोटॉन है, ये OH पे अटैक कर रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन चुराएगा, इलेक्ट्रॉन चुरा के इसे लिविंग ग्रुप में बदल देगा भाई। हाँ, H+ ने बोला क्या? गिव मी लोन पेयर। और भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटम बहुत ईमानदार होते हैं, है तो देने में मना नहीं करते। ध्यान से देखो, लेकिन बोर्ड पर देखिए, बातों ही बातों में OH को पता ही नहीं चला कि वो कब लिविंग ग्रुप बन गया। आप याद करें, ROH पे ऐसे ही हमने एजेंट प्रोटॉन H+ डाला था और उससे लिविंग ग्रुप बनाया, ये देखिए। और मेरे भाई, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन का पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के खानदान से है, इसके ऊपर प्लस चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज बहुत स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो अब ये जैसे ही प्लस आएगा तो ये अपना प्लस हटाने की सोचेगा। ये परेशान है कि भाई साहब मेरे ऊपर प्लस देखकर लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो ये जल्दी से प्लस को हटाने के बारे में सोचेगा। इसके पास 2 रास्ते हैं,
सोचिए, एक तो ये H को वापस भगा दे, अगर ये H को वापस भगाएगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी, इसीलिए जनाब ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर इसने इसे यहां से इलेक्ट्रॉन छीन लिए कि भैया मुझे दो, मुझे अपना प्लस हटाना है, तो क्या आप देख रहे हैं जल निकल गया। क्या निकल गया? जल। अरे इसे निकलना था क्योंकि ये लीविंग ग्रुप बन चुका है। ये क्या बन चुका था दोस्त? लीविंग ग्रुप। क्या बन चुका था? लीविंग ग्रुप। और ये देखिए आपके सामने एक कार्बोकेटायन आया है। मैंने इसे घुमा के लिख दिया भाई साहब, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कोई कॉन्सेप्ट कोई लॉजिक नहीं है, इसे घुमा के क्यों लिखा है, ऐसे ही थोड़ा सुंदर दिखेगा, बाकी आप वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये केटायन बन गया। ये पूरी रिएक्शन हमने की है जब हमने हेडिंग डाली थी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, लीविंग ग्रुप वाला सेगमेंट, बिल्कुल ये किया हुआ था। ठीक है, अब ये बना कार्बोकेटायन। आप देखो इसे, सारे लोग ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कर सकता है क्या? 10 सेकेंड है आपके पास। 10, 9, देखो देखो देखो, 8, 7, कर सकता है। अरे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया भाई, ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। केटायन बन गया, रीअरेंजमेंट इसकी किस्मत में नहीं है। तो अब ये 2 पॉसिबिलिटी रखता है, या तो कॉम्बिनेशन करके आंसर दे दे या एलिमिनेशन करके आंसर दे दे। अब आप रिएक्शन कंडीशन देखो, या तो H प्लस डेल्टा लिखा होगा या कॉन्संट्रेट H2SO4 लिखा होगा। और हमको मालूम है कॉन्संट्रेट H2SO4 लिखा हो या H प्लस डेल्टा लिखा हो, इसमें एलिमिनेशन होता है। क्या होता है जनाब? एलिमिनेशन, OSO3H। ठीक है, थोड़ा स्टोरी पर आते वापस। आपको याद है इस घर में लड़ाई हुई थी, H प्लस को लात मार के निकाल दिया गया था, H प्लस इधर आया था, H प्लस अल्कोहल की शरण में चला गया था। ठीक है, अब यार कहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, हर जगह लड़ाई होती। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इस HSO4 माइनस को भी अपने उस H प्लस की याद आई कुछ दिन बाद। तो ये उसे ढूंढने निकला, लोगों से पूछ रहा है कि भैया फोटो दिखा रहा है H की, इसे कहीं देखा है? लोग कह रहे हैं हाँ ये जिसके सर पे प्लस था। उसने कहा हाँ वही। तो लोगों ने कहा जल्दी जाओ, आखिरी बार अल्कोहल के साथ देखा गया था। वो भागता हुआ आया और इधर जब गया इस केटायन के पास आया। ध्यान से सुनना, ये H केटायन के पास आ गया और आते ही इसने क्या कहा? मेरा H मुझे वापस करो। इसने क्या बोला? मेरा H मुझे वापस करो। इस केटायन का कुछ याद आ रहा है? एलिमिनेशन अभी अभी पढ़ा है हमने, आज ही पढ़ा है। इसने बोला मेरा H मुझे वापस करो। जनाब ये देखो अल्फा पर H, ये अल्फा पर H। आपकी तीखी निगाहें ये समझ पा रही होंगी कि दोनों अल्फा सेम हैं, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पे बना दो। चुरा ले जाएगा ये इस H को, बनने वाली चीज ये होगी। ठीक है, और इधर से सेम है। यार क्या करवा रहे हो यार तुम, हैं? अरे ये दिखते 2 हैं लेकिन है एक, आपको पता है ये बात, इसलिए मैं 1 लिखूं वो भी चलेगा। तो आप देखें जब ये H चुरा लेगा तो ये H2SO4 निकलेगा, H लेगा तो H2SO4 हो जाएगा। ये है कंप्लीट रिएक्शन। देखिए, अल्कोहल से एल्कीन का बनना, अल्कोहल से एल्कीन का बनना। एक बच्चे ने कहा आपने तो अल्कोहल से जल निकाल दिया, आपने तो अल्कोहल से जल निकाल दिया। मैंने कहा तो इसमें क्या दिक्कत है? वो कह रहा है अल्कोहल में जल, समझ रहे हो ना, मिलाते निकालने का काम अपना नहीं, अपन यहां निकाल लें, अपन यहां निकाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जनाब? बोलो, डिलीट कर रहे हैं। क्या डिलीट कर रहे हैं? जल। जल बोले तो वाटर, वाटर बोले तो हाइड्रेशन, याद है? डिहाइड्रेशन। डिलीट कर दो वाटर, डिलीट कर दो वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से जल निकालना। पीछे लगे रहा मजा आ जाएगा और कंसंट्रेटेड अल्कोहल हो जाएगा। अरे मेरे भाई अल्कोहल से जल निकालिएगा, एल्कीन मिलेगा। याद रखना ये जो आपने सीखा है हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा। कई जगहों पर जो केटायन बनेगा वो रीअरेंजमेंट कर लेगा, मतलब, और अगर हो सकता होगा तो, या नहीं कर पा रहा है यहां तो क्योंकि ऑलरेडी जो बना है वही ज्यादा स्टेबल है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ, सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं आपको, ठीक है? नोट में लिखेंगे, आ जाओ नोट में लिखते हैं। नोट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, आप देखें पूरी रिएक्शन रिवर्सिबल है,
रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अगला बोलो सेकंड पॉइंट। क्या आप ये समझ गए हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या आप समझ गए हैं? हमें हीट करना पड़ रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जनाब। एंडोथर्मिक टेम्परेचर की आवश्यकता है ताकि ये फिजिबल हो, आगे बढ़े। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा है, बात ध्यान से सुनना और समझना। इस स्टेप को देखते हैं, निहारो इस स्टेप को, निहारो। इस H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने दे दिए। यहां पर देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट, सबके 8 हैं, हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, 2 हैं। तो यहां पर तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं है। यहां 8 थे, यहां कुछ नहीं था, अभी यहां 8 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं, तो ये रिलेटिवली बेटर पोजीशन है। तो इस स्टेप में अगर हम ध्यान दें तो इस स्टेप में कोई भी ऐसा स्लो स्टेप नहीं है। ये इससे स्लो और हो सकता है, आगे चेक करते हैं। यहां सबके 8 हैं और 2 हैं, वाटर निकल गया, उसकी वजह से केटायन बना। केटायन बना तो यहां प्लस चार्ज, जिसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये रिलेटिवली स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। यहां ऑक्टेट कंप्लीट, यहां इनकंप्लीट। तो मेरे भाई इस पूरी रिएक्शन, अच्छा आगे भी देखते हैं, आगे भी देखते आ जाओ। इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर एल्कीन 8 इलेक्ट्रॉन, सबके ऑक्टेट पूरा, तो ये अनस्टेबल से स्टेबल, ये फास्ट स्टेप है। तीनों स्टेप में अगर आप बुद्धि लगाएं तो सबसे स्लो कौन सा होगा? बताइए बताइए बताइए। ये वाला स्टेप स्लो है, इसे हम क्या बोलेंगे जनाब? बोलो बोलो, ये है स्लो स्टेप। क्या है ये? स्लो स्टेप। फिजिकल केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा सीखेंगे कि स्लो स्टेप किसी रिएक्शन का जो होता है वही उस रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है, वही उस रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। तो इसी स्टेप को हम बोलते हैं RDS। RDX नहीं, अरे एक्सप्लोजिव की बात नहीं हो रही भाई, RDS, वो RDX होता है। RDS होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आ जाओ कर ले, लिख लें, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो भैया RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा है? बोलो, केटायन बन रहा है, कार्बो केटायन बन रहा है। ये देखो, ये बन गया केटायन। हाँ, तो हम यहां लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। केटायन का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहां से IIT JEE क्वेश्चन पूछता है, सारे लोग कान खोल लो, सारे लोग कान खोल लो। यहां IIT क्वेश्चन पूछता है, IIT आपको 3-4 एल्कोहल दे देगा कि चला खुश हो गया, गैर मजा आ गया, IIT हमें एल्कोहल दे रहा है। अब क्वेश्चन पेपर में आएगा एल्कोहल, ऐसा बन के आएगा डायग्राम। ठीक है, 3-4 एल्कोहल मिल गए आपको, और वो आपसे बोलेगा, ऐसा डिजाइन बना होगा कुछ, मिथाइल इथाइल कुछ लगे होंगे उसमें, इधर 1 2 3 4, और पूछेगा कि इन चारों अल्कोहल पर जब मैं ये H2SO4 या H+ डालेंगे तो कौन सा अल्कोहल जल्दी छोड़ेगा? ठीक है, कौन सा अल्कोहल जल्दी छोड़ेगा? सारे लोग ध्यान से सुनना। तो मेरे भाई, जब भी रेट की बात हो, जल्दी कौन छोड़ेगा, धीरे कौन छोड़ेगा, रेट की बात हो रही हो कि किसका वाटर लीव करने का, डिहाइड्रेशन का रेट क्या है, तो आप हमेशा पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, जिस कंपाउंड में जिस रिएक्शन का रेट पूछा जा रहा है, आपको उस रिएक्शन के RDS को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? बोलो, उस रिएक्शन के रेट चाहिए तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देखना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है, इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो रेट, अगर हमने 4 अल्कोहल है और देखना है कि ये जल्दी डिहाइड्रेट होगा या ये जल्दी डिहाइड्रेट होगा या ये जल्दी डिहाइड्रेट होगा, कुछ मत करो, इसका RDS सोच लो, दिमाग में सोच लो। ठीक है, क्या होगा इसके RDS में? ऐसा वाटर निकला होगा, केटायन बना होगा। इसके RDS में क्या होगा? वाटर निकला होगा, केटायन बना होगा। इसमें क्या होगा? वाटर निकला होगा, केटायन बना होगा। इसमें भी वाटर निकला होगा, केटायन बना होगा। अब ये केटायन RDS में बने हैं, तो जिसका केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा
जिसका केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सच बताओ, वहां वाटर जल्दी छूटेगा, क्योंकि स्टेबल चीज बन रही जल्दी तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और छोटी सी चीज है, महा इंपॉर्टेंट। आप मेरे भाई पॉइंट लिखना या ना लिखना, लेकिन इसके ऊपर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना। पॉइंट लिखो या ना लिखो चलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिखना। पॉइंट क्या है, सारे लोग देखें, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के जल छोड़ने का रेट। ध्यान से सुनना, यहां एक बहुत बड़ी गलती करते लोग, वही बताऊंगा। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जो बनेगा जो आरडीएस में बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, गलती क्या होती है, एक एल्कोहल, दो एल्कोहल, तीन एल्कोहल, चार एल्कोहल, ठीक है। आपको चार एल्कोहल दिए गए और आपको बोला गया इनका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन निकालना है। तुमने क्या किया, इसका वाटर निकाला, प्लस बना, इसका वाटर निकाला, प्लस बना, बिल्कुल सही है। इसका OH को वाटर बना के निकाला, प्लस बना, इसका वाटर निकाला, प्लस बना। प्लस हैं तो मेरे भाई ये वो प्लस हैं जो आरडीएस में बने हैं। अब अगर कोई केटायन रीअरेंजमेंट कर सकता है, अब अगर इन चार में कोई केटायन रीअरेंजमेंट कर सकता है तो वो आगे की स्टेप हो जाएगी, क्योंकि पहले केटायन बना वो आगे की स्टेप हो जाएगी। इसलिए याद रखना, हम उस आगे के केटायन से कभी रेट डिसाइड नहीं करेंगे। हम रेट डिसाइड करते समय उसी केटायन को देखेंगे जो आरडीएस में बना है, यानी कि जस्ट वाटर निकालते ही जो केटायन बना है, जस्ट वाटर निकालते ही जो केटायन बना है, उसी को कंपेयर करेंगे। समझ रहे हैं आप बात? बहुत छोटा सा फर्क है इसमें, अक्सर ये गलती होती है। आप देखिए क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन अगर आपने ये बात ध्यान से सुन ली है, खटाखट क्वेश्चन सही होंगे आपसे। तो मैं लिख सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, बोलिए क्या बोले, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन आरडीएस, फॉर्म्ड इन आरडीएस। ऐसा नहीं कि केटायन बना उसे एक्सपेंड करा लिया, रिंग एक्सपेंशन हो गया, रीअरेंजमेंट करा लिया, वो नहीं, क्योंकि आरडीएस में रीअरेंजमेंट कहां हो रहा है, ये टूटा ये बन गया। रीअरेंजमेंट अगर होगा, हाँ समझिए जरा ध्यान से, रीअरेंजमेंट अगर होगा तो इसके अगले स्टेप में होगा, और वो आरडीएस नहीं। केटायन तो खटाक से, केटायन एक है कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल, फास्ट जाएगा, वो तो स्लो हो नहीं सकता। तो मेरे भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन आरडीएस, रेट बहुत इंपॉर्टेंट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बना हुआ केटायन। अगर आप देखेंगे तो आप 3-4 एल्कोहल के रेट को कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। तो ये हमने 5 पॉइंट नोट के किए। कुछ और पॉइंट्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम इसे यहीं कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ ली है फिजिकल में तो आप बड़े आराम से इस चीज को समझ जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। और इन केस अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं, वो है रेट एक्सप्रेशन। ये लिखना होता है, लिखना हम कई रिएक्शंस के लिए रेट एक्सप्रेशंस लिखते हैं, और ये रेट एक्सप्रेशन हम आरडीएस में जाके लिखते हैं, ठीक है। आर से रेट को डिफाइन करते हैं, के हमारा कांस्टेंट होता है, और आरडीएस में जो रिएक्टेंट होता है, आरडीएस में जो रिएक्टेंट होता है वही यहां रखा जाता है, क्लियर। तो इसे मैं जनरलाइज्ड लिख लेता हूं, जनरलाइज्ड, इस चीज को मैं आर मान लेता हूं, आर, तो ये हो जाएगा आपका ROH2 प्लस, मतलब दुनिया के सारे अल्कोहल के लिए, दुनिया के सारे अल्कोहल के लिए इसे मैंने आर मान लिया, तो इसका रेट एक्सप्रेशन ये आप देखेंगे। काइनेटिक्स पढ़ी है उसमें आया होगा, नहीं पढ़ी है तो इससे ज्यादा हमें कोई यूज नहीं है। ये देखिए रेट एक्सप्रेशन है, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी में 2 छोटे छोटे वर्ड और है, एक है मॉलिक्यूलैरिटी। क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी। तो हमेशा इसकी पावर देखो 1, तो हम इसे क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। और ये है 8th पॉइंट। और हम आप देखेंगे इसी को फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से सुन लो यार, थोड़ा सा फिजिकल का यहाँ पर टच है इसलिए मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। रेट एक्सप्रेशन फॉर एनी रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन
फॉर आरडीएस, आरडीएस के लिए लिखा जाता है R इक्वल टू, ये R रेट के लिए है, K कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, और ये ब्रैकेट में रिएक्टेंट जो होता है उसका कंसंट्रेशन टर्म है, ये आपने पढ़ा होगा एक्टिव मास, तो वो होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जनरल टर्म है, यूनिमॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑर्डर, आप डिटेल में इसे और पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, बट वो चैप्टर अलग है। ध्यान से देखें अगला पॉइंट, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ई एलिमिनेशन रिएक्शन ई, और ये है यहां पर देखें यूनिमॉलिक्यूलर, इसलिए कई बार डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है उसे बोलते हैं E1 का एग्जाम्पल है। कैसी मैकेनिज्म है ये, E1 मैकेनिज्म, इसका क्या क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब बताओ क्या है, बोलो, इसका सीधा सीधा मतलब है E से एलिमिनेशन, 1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर, मीन्स आरडीएस में एक रिएक्टेंट है, इसका मतलब इतना है, आरडीएस में एक रिएक्टेंट है और कुछ नहीं। ध्यान से देखें आप इसे, ठीक है, आराम से देखें सर, ठीक है ना, ये हो गया, कुछ नहीं, आरडीएस यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही आरडीएस में रिएक्टेंट है और एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अच्छा, आपको याद है हमने मैकेनिज्म के पहले लेक्चर में क्या किया था, मैकेनिज्म के फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्राफ बनाए थे, पूछा था ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट, याद है आपको? अगर आपको नहीं याद है तो एक बार वो लेक्चर जरूर रिवाइज करिएगा आप, ठीक है। हाँ, ये एक पोर्शन है, मैं यहाँ पर इसका अगला पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। ये है पोटेंशियल, वही एनर्जी डायग्राम की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, इस रिएक्शन के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो इस रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखें आप सारे लोग, बहुत आराम से बना लेंगे। यहां से स्टार्ट किया अपन ने, यहां क्या है बताइए, पोटेंशियल एनर्जी, क्या है यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी, स्टार्ट कहां से किया, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, क्लियर। पहला स्टेप जो है ये स्लो नहीं है। अच्छा, अब एक बात पहले समझ लीजिएगा, अगर कोई रिएक्शन स्लो है, अगर कोई रिएक्शन स्लो है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो वो बहुत ऊपर तक जाएगा। क्यों? अरे रिएक्शन ये ग्राफ में बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है, ठीक है। और अगर आराम से हो रहा है तो आसानी से हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो पहले स्टेप तो स्लो नहीं है, स्टेप तो दूसरा वाला स्लो है। तो ये देखिए, ये है आपका एल्कोहल, ठीक है, एंड H+, तो ये देखिए, ये एल्कोहल एंड H+, यहां क्या आया होगा, ट्रांजिशन स्टेट, और ये आया फिर, तो जनाब ये क्या है देखो, TS1, और यहां क्या आया, बोलो बोलो बोलो, ROH2+, देखो ROH2+, ठीक है। ये जो लेवल होगा, ये वाला जो लेवल होगा, ये इस रिएक्टेंट के आजू बाजू ही रहता है, स्लाइटली अप या स्लाइटली डाउन, ये R पर डिपेंड करता है, इसलिए इस पर रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ये स्लाइटली अप या स्लाइटली डाउन रहेगा, इसमें टेंशन मत लेना। अगला स्टेप, यहां आ गए हम, यहां आ गए, और अगला स्टेप स्लो है, यानी कि ये होने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगी होगी, क्योंकि अगर स्लो स्टेप है तो आसानी से नहीं हुआ होगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगी होगी। ये यहां एक ट्रांजिशन स्टेट है, वो आ गया TS, यहां हम पहुंच गए। बताइए ये केटायन देखिए कहां बना हुआ है, देखो देखो देखो, ये केटायन यहां पर है, ये R+ बना हुआ है, मैंने इसे R माना हुआ है, ठीक है, ये R है दोस्त, R, तो ये बन गया आपका R+, क्लियर। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अब सीधा एक TS और आंसर, एक TS और तो आंसर। तो मेरे भाई ये एक TS और ये याद रखना एंडोथर्मिक रिएक्शन है जनाब, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ऊपर ही खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट से, ये रिएक्टेंट से ऊपर ही खत्म हो जाएगा। और यहां क्या आ गया, एल्कीन, क्या आ गया, बोलो बोलो, एल्कीन, यहां क्या आ गया, एल्कीन। ये है
इस रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या है इसका, बोलो बोलो बोलो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। देख सकते हैं बड़े आराम से, कुछ नया नहीं। अच्छा एक चीज देखो, आर तो जनरल है ना, जनरल दुनिया के किसी भी अल्कोहल के लिए आर जनरल है। तो क्या आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक का ग्राफ की जो टाइप है वो हर अल्कोहल के लिए सेम होगी। पहले अल्कोहल पे H प्लस जाएगा, ROH2 प्लस बनेगा, फिर वाटर निकलेगा, फिर R प्लस बनेगा। उसके बाद चीजें बदल सकती हैं, रीअरेंजमेंट हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, एक एल्कीन बनी, दो एल्कीन बनी, उस सब का ग्राफ हम धीरे धीरे बनाएंगे। लेकिन आप ये समझ रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक ग्राफ लगभग हर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए बिल्कुल सेम होगा। तो ये आपके सामने है पूरी कहानी, पूरा इतिहास अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का, ये आपके सामने है। और इसमें इस रिएक्शन में एक ही एल्कीन बनी है, किसी रिएक्शन में दो एल्कीन बनेंगी। तो हम फिर देखेंगे सेटजेफ, हॉफमैन, और इसमें हम चेक करेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। हमें पता है सेटजेफ ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा आ जाएगा, वो मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये लिख लेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा, सुंदर सुंदर नोट्स एकदम बढ़िया। खूबसूरत नोट्स बनने चाहिए एकदम। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। एक दो पॉइंट और हैं सिंपल जो मैंने पहले बताए। यूजुअली सेटजेफ, याद आया, मोस्ट स्टेबल एल्कीन is obtained as a major product। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, एक रिएक्शन दी जाए, आपने रिएक्शन पूरी सॉल्व की, दो एल्कीन आ गई, और आपसे पूछ लिया जाए मेजर प्रोडक्ट क्या है। मेजर मतलब होता है क्वांटिटी में ज्यादा कौन बना है। तो जो रिएक्शन, जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है वो हमारा आंसर है। आप इसी चैप्टर में एक बेहतरीन चीज पढ़ेंगे कि ये हमेशा नहीं होता कि जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो वो सबसे ज्यादा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट में। और एक और चीज बता रहा हूं, दुनिया की हर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये वैलिड है कि जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा आता है। ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया, इस पर हम चर्चा करेंगे बहुत डिटेल्ड। फिलहाल यहां पर आप देखें, जो सेटजेफ एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट आएगा। ये बहुत जगह पर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन तो मैंने दे दिया है। दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। कॉन्संट्रेट H2SO4, ये लो। ठीक है, ये लो, ये OH हैं भैया सारे, OH, ये OH। क्लियर, यहां मिथाइल लगा देता हूं मैं, ये OH, ये OH। ठीक है, 8, ये OH, 9th, ये OH, ये OH, 10th, ये OH, ये सारे होमवर्क हैं, तो आराम से घर में बैठ के होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी हैं ये सारे के सारे। थर्टीन नंबर अच्छा नहीं है, इसलिए दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिफ्टींथ,
15 तो ठीक नंबर है, 15 तक कर लें। 15th में हम ले लेते हैं, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। ठीक, अब आप एक काम करिएगा, जिस पे मैं मार्क लगा दे रहा हूं उस रिएक्शन को भी पूरा करना है और उसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी बनाना है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th, 10th, 11th, 12th, ठीक है, 15th, इनका पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी बनाना है सबको। और एक बात और याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन के बीच में 8 लाइन का गैप रखना है, क्योंकि आपको रिएक्शन पूरी सॉल्व करनी है और क्या बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, मजेदार चीज चालू हुई है। इसमें जो रिएक्शंस हैं, फॉर्मेशन ऑफ केटायन से लेके रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन और एलिमिनेशन, लास्ट स्टेप इसमें एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये पहला एप्लीकेशन है कार्बोकेटायन का और 15 क्वेश्चंस हैं, ये आपके होमवर्क हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। रिवाइज करके आएंगे, इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, इसमें और क्वेश्चंस भी करेंगे और नई रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।